यह इसका सेकंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट में 1 से 30 तक के क्वेश्चनों को कराया गया है। इसमें 32 नंबर के प्रश्न से हम लोग क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। इसमें 32 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, प्रवाल के विकास के लिए अनुकूलतम समुद्री तापमान कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 20 अंश सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए दोस्तों? 20 अंश सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया? जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है दोस्तों, डार्विन, ट्रिवार्था, लिनियस और वर्नाडवस्की। तो किसने किया था प्रयोग? इसको किया था वर्नाडवस्की ने। इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विभिन्न पादपों में कितने प्रतिशत जल का अंश पाया जाता है? विभिन्न पादपों में कितने प्रतिशत जल का अंश पाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, ए 40 से 45%, बी 68 से 80%, सी 40 से 80% और डी 60 से 98%। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? 40 से 80%। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ तथा जल का प्रतिशत मिलता है? मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ और कितने प्रतिशत जल मिलता है? तो मिलता है दोस्तों 40% खनिज पदार्थ, ठीक, और 25% जल, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जियोम में सम्मिलित होते हैं। बताना है कि जियोम में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है पादप समुदाय, दूसरा है प्राणी समुदाय, सी है मृदा तथा जलवायु और डी है प्राणी व वनस्पति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही होगा प्राणी और वनस्पति। इसका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जियोम में सभी आते हैं, प्राणी भी आते हैं, वनस्पतियाँ भी आते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित अधिक जियोम प्रभावित होते हैं। यानी बताना है कि मानवीय जो क्रियाकलाप होते हैं उनसे सबसे अधिक जियोम किससे प्रभावित होते हैं, किस रीजन में। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों, टुंड्रा जियोम, विषुवत रेखीय वन जियोम, मध्य अक्षांशीय घास भूमि और डी है बोरियल जियोम। तो सबसे अधिक कौन से प्रभावित होते हैं? मध्य अक्षांशीय जो घास भूमि होता है वह मानवीय क्रियाकलापों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय जाता है। प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय जाता है। ऑप्शन दिया है दोस्तों, ए ऑप्शन है वलीस, बी है डार्विन, सी है न्यू बेगिन और डी है लीनियस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन सही होगा वलीस। वलीस ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है? भारतीय उपमहाद्वीप किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है? तो यह आता है दोस्तों ओरिएंटल प्रदेश में। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं। मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिक वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह सिद्धांत
से संबंधित है। यह बताना है कि यह सिद्धांत किससे संबंधित है कि मानवीय क्रियाकलाप अनुकूलित है और कभी कभी जीव भौतिक वातावरण से निर्धारित होते हैं। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है ए नियतिवाद, बी नॉन नियतिवाद, सी संभववाद और डी मानवतावाद। तो ये कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें जो सी ऑप्शन है दोस्तों संभववाद, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बताया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि किस विद्वान ने जलवायु को मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बतलाया है? तो किसने बताया दोस्तों? हंटिंगटन ने। किसने? हंटिंगटन महोदय ने जो है बताया कि जो जलवायु है वो मानव संस्कृति का कारक और द्योतक दोनों है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। जननांकिकीय मॉडल के अनुसार किस अवस्था में मृत्यु दर में कमी व जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है? मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह दोस्तों ये दूसरी अवस्था जो होती है जननांकिकीय मॉडल की, उसमें क्या होता है? मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? तो इसमें बताइएगा दोस्तों। ये हुआ था टर्शियरी युग में। कब हुआ था? टर्शियरी युग में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जननांकिकीय संक्रमण है। जननांकिकीय संक्रमण है तो ये क्या है? ऑप्शन है दोस्तों ए जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि और प्रवास दर का अंतर, बी ऑप्शन है जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, सी है सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत और डी है जन्म दर में परिवर्तन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन बी सही होगा। जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, इसी को क्या कहते हैं? जननांकिकीय संक्रमण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो यह दोस्तों 11% भाग कृषि योग्य है संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें सुम्मिलित बताना है कि कौन सा सुम्मिलित नहीं है। एक तरफ प्रजाति दिया, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र दिया है, तो बताना है कौन सा सुम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो प्रजाति है जाकून, क्षेत्र है मलेशिया, तो यह क्या है? सुम्मिलित है। बोंटोक फिलीपाइंस, ठीक है, ये भी सुम्मिलित है। खमेर कंबोडिया, ये भी सुम्मिलित है। जो मोन इंडोनेशिया, ये दोस्तों ये ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? डी वाला जो आंसर है ये राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों मैच नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ऐसा जैव क्षेत्र जिसकी उत्पादन ऋतु सबसे छोटी होती है। एक ऐसा जैव क्षेत्र होता है, बायोम होता है, जिसकी उत्पादन करने की जो ऋतु होती है वो सबसे छोटी होती है। तो कौन सा है दोस्तों? वो टुंड्रा प्रदेश के जो उत्पादन करने की ऋतु होती है वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। यह कथन किसका है? किसने कहा कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है? तो इसको कहा था जिम्बरमैन और मिचेल ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की क्रिया बड़ी तीव्र होती है?
किस क्षेत्र में अपक्षालन की क्रिया बड़ी तीव्र होती है? तो होती है किसमें? आर्द्र उष्ण कटिबंध में। किसमें? आर्द्र उष्ण कटिबंध में। ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? कौन सी मृदा होती है जो पौधों के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मृदा होती है? तो दोस्तों सर्वोत्तम मृदा कौन सी होगी बताइए? ए ऑप्शन है बलुई, बी है दोमट, सी है चिकनी और डी है भूरी मृदा। ठीक है। तो सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होगी? दोमट मृदा। ठीक है। जो दोमट मृदा होती है वह सबसे अच्छी मृदा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किया जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है? जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चावल पैदा किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। ऑप्शन है जैपोनिका, औस, अमन, इंडिका। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? उष्णकटिबंधीय में अगर जो चावल पैदा किया जाता है उसको बोलते हैं जैपोनिका। क्या बोलते हैं? जैपोनिका। इसका ये ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है? देखिए अभी उधर चावल था, अब यहाँ पे कहवा पूछा है कि भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है। ऑप्शन है लाइबेरिया, अरेबिका, रोबेस्टा और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उगाई जाती है दोस्तों? भारत में जो रोबेस्टा किस्म की कहवा होती है वही उगाई जाती है। ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? बी ऑप्शन, रोबस्टा। सॉरी, इसका सी ऑप्शन सही होगा। रोबस्टा है नहीं, ये अरेबिका नहीं। कौन सा? रोबस्टा। ठीक, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गेहूं के बीज बोने, अंकुरण तथा प्रारंभिक विकास काल औसत तापमान कितना होना चाहिए? किसके लिए? गेहूं के बीज बोने के लिए, अंकुरण के लिए तथा प्रारंभिक विकास काल के लिए औसत तापमान कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 10 अंश सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए दोस्तों? 10 अंश सेंटीग्रेड। इसका जो बी ऑप्शन है ये राइट आंसर। ठीक। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के किस क्षेत्र में गन्ना लगभग साल भर कारखानों में प्रदान किया जाता है? ठीक है। किस क्षेत्र में गन्ना जो है कारखानों में साल भर दिया जाता है? इसमें ऑप्शन है भारत, क्यूबा, हवाई द्वीप, जर्मनी। तो गन्ना कहाँ दिया जाता है साल भर? हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप में जो है गन्ना वो साल भर उगाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में चाय का उत्पादन नहीं होता है? देखिए चाय का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन सही होगा कोस्टा रिका। सिक्यांग में होता है, कैंडी में होती है, नीलगिरी पे भी होता है चाय, और कोस्टा रिका में ये चाय नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों? नहीं पूछा है तो नहीं होगा कोस्टा रिका। इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों ये उलांग किस्म की जो चाय होती है ये ताइवान में उगाई जाती है। इसका उत्पादन ताइवान में व्यापक मात्रा में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न देशों में कौन गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? निम्न देशों में कौन गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? ऑप्शन दिया है दोस्तों, चीन, भारत, यूक्रेन, अर्जेंटीना। देखिए दोस्तों बहुत ही थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से करिएगा इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है। तो कौन सा होगा दोस्तों? निम्न देशों में कौन गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो ये होगा अर्जेंटीना।
कौन सा दोस्तों? बहुत लोग इसको यूक्रेन मार देंगे, ठीक है, लेकिन यूक्रेन नहीं मारना है। क्या मारना है? अर्जेंटीना। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। निम्नलिखित में से ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो ऊनी वस्त्र का कौन सा केंद्र है दोस्तों? ए दिया है बोस्टन, बी है लीड्स, सी है पिट्सबर्ग और लेनिनग्राड। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों वो सही होगा। जो लीड्स होता है ये ऊनी वस्त्र के लिए प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फुशून नगर में कौन सा उद्योग स्थापित है? फुशून नगर में कौन सा उद्योग स्थापित है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं। ए है इस्पात निर्माण उद्योग, बी है तेल शोधनशाला, सी है कोयला खनन और डी है उपर्युक्त सभी। तो फुशून में कौन सा होता है दोस्तों? फुशून जो क्षेत्र है यहाँ इस्पात निर्माण भी किया जाता है, तेल शोधनशाला भी है और कोयला खनन भी किया जाता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? उपर्युक्त सभी। इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल जहाज निर्माण में अग्रणी देश है। जल जहाज निर्माण में अग्रणी देश है तो कौन सा देश है दोस्तों? जापान। जापान जल जहाज निर्माण में, जलयान के निर्माण में अग्रणी है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस उद्योग को विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है? बताना है किस उद्योग को विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है जलयान निर्माण, वायुयान निर्माण, मोटर गाड़ी निर्माण और रासायनिक उर्वरक निर्माण। तो किसको कहेंगे विकास उद्योग के रूप में? जो रासायनिक उर्वरक निर्माण होता है दोस्तों, इसको विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग आज के लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व में पेट्रो रसायन उद्योग में सर्वप्रथम है। पेट्रो रसायन उद्योग में सर्वप्रथम है तो कौन सा है दोस्तों? कौन सा देश है वो पेट्रो रसायन में? ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे जापान, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पेट्रो रसायन में दोस्तों, पेट्रो रसायन उद्योग में अमेरिका जो वो प्रथम स्थान पे है और अभी भी बना हुआ है प्रथम स्थान पे। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों यह 32 से लेके 62 क्वेश्चन थे। अब हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में दोस्तों इसके आगे वाले क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है, तो एक कम समय में आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहे जो 2013 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, अगर इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।